नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड में 4 साल लगातार धामी सरकार। बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बने धामी। केंद्र के लिए बीजेपी से सबसे विश्वसनीय चेहरे भी साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई बार थपथपा चुके हैं सीएम धामी की पीठ। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 4 साल मुख्यमंत्री कार्य के पूरे कर लिए हैं। और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि कई ऐतिहासिक कार्य भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं। इस दौरान उत्तराखंड में यूसीसी भी लागू किया गया, नकल विरोधी कानून भी लाया गया और तमाम ऐसे कानून लाए गए जो ऐतिहासिक रहे। ऐसे में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनकी छवि भी बढ़ती हुई नजर आई। केंद्रीय लेवल पर उनकी छवि बनती हुई नजर आई और एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने भी आए। 4 साल का कार्यकाल शानदार कार्यकाल बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से। और ये कहा भी जा रहा है कि कई ऐतिहासिक फैसले इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिए और बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने 4 साल का कार्य पूरा किया है, कार्यकाल पूरा किया है। हालांकि अभी तक बीजेपी के कोई भी इन नेता ऐसे नहीं रहे जो कि मुख्यमंत्री रहते हुए अपने 4 साल का कार्यकाल उत्तराखंड में पूरा कर सके हों। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया, इस दौरान क्या बड़ी उपलब्धियां उनके नाम भी रही? हाँ, देखिए विशाल, जिस तरह देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है अपने मुख्यमंत्री के तौर पर 4 साल का कार्यकाल जो है पूरा कर लिया है। और ऐसे में इस कार्यकाल को देखा जाए तो बड़ी उपलब्धियां इस दौरान मुख्यमंत्री ने हासिल की है। चाहे वो बड़े फैसले लेने की बात हो, चाहे फिर उनकी लोकप्रियता बढ़ने की बात हो, तो तमाम फैसले लिए हैं उन्होंने। और इसमें देखा जाए, चाहे नकल विरोधी कानून की बात हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, थूक जिहाद हो, इसके अलावा भू कानून हो, तो तमाम बड़े फैसले हैं जो उन्होंने लिए हैं। और वह फैसले ऐसे हैं जो चाहे वह सरलता के व्यवहार में भले ही लोगों से, आम लोगों से कैसे भी मुलाकात करते हों, चाहे वह कैसे भी उनकी कार्यशैली को देखा जाता हो, लेकिन जब वह कार्य की योजना को देखते हैं, चाहे वह काम को, काज को देखते हैं, तो वो उसी तरह के सख्त फैसले लेने का भी काम करते हैं। तो उनकी लोकप्रियता इस तौर पर भी जो है प्रदेश के अंदर बढ़ी है और 4 साल का उन्होंने कार्यकाल पूरा किया है। योगेश, पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो कि बीजेपी के हैं और 4 साल का कार्यकाल उत्तराखंड में पूरा कर चुके हैं। इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सके। तो ऐसे में क्या माना जाए कि जो उनके कार्य हैं उनकी वजह से ही लंबा टिक पाए और जो ऐतिहासिक निर्णय लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि धामी के हाथों में कमान सौंपकर भाजपा हाईकमान ने एक नई इबारत लिखी है और ऐसे में केंद्र नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया और विश्वसनीय चेहरा भी वो साबित हुए हैं। उन्होंने जिस तरह के फैसले जो है पार्टी लेवल पर रहे हों, संगठन लेवल पर रहे हों, लेने का काम किया है। और यही कारण है कि वो लंबे समय तक 4 साल का कार्यकाल को पूरा कर पाए हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो भाजपा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं अब तक उत्तराखंड में, चाहे वो नित्यानंद स्वामी हों, 1 साल का कार्यकाल उनका रहा है, भगत सिंह कोश्यारी हों, मेजर जनरल बीसी खंडूरी हों, रमेश पोखरियाल हों, त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, तीरथ सिंह हों, तो ये कोई 6 महीने तो कोई 1 साल के 2 साल से अधिक का कार्यकाल अपना जो है नहीं पूरा कर पाए। लेकिन इन्होंने जिस तरह से सरकार की नीति को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, सरकार की जो क्राइटेरिया था उस पर काम करने का काम किया है, अपने आप को संगठन में भी विश्वसनीय तौर पर जो है विश्वास जीतने का काम किया है केंद्र नेतृत्व का, तो कहीं ना कहीं उसका जो है परिणाम है कि 4 साल तक जो है ये लगातार मुख्यमंत्री हैं और अब अपने कार्यकाल को 4 साल पूरे कर चुके हैं। आगे किस तरह का कार्यकाल रहेगा, किस तरह से इनका जो नेतृत्व है उसका आशीर्वाद किस तरह से मिलता है और किस तरह से विश्वसनीय तौर पर ये काम करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। योगेश, लोगों में क्या कुछ धारणा बनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर? और देखिए, इस तरह से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब जब किसी जनसभा में जाते हैं या किसी प्रदेश में जाते हैं, जहां जहां भी ये जाते हैं, वहां के लोगों से बड़े सरल व्यवहार से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। चाहे वो मुख्य सदन की बात हो, चाहे आगामी तौर पर देखा जाए तो जहां जहां भी वो जाते हैं वहां वहां उनकी लोकप्रियता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि वह लोगों से सरलता के व्यवहार के तौर पर मिलते हैं, लोगों की सुनवाई करते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे के परिवार तक की जानकारी लेते हैं। सब
कुशल है या नहीं है, ये तक जानकारी जब लेते हैं तो लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं। और यही कारण है कि लगातार उनकी लोकप्रियता जो है वो जनमानस में बढ़ी है। और यही कारण है कि लगातार लोकप्रियता नेता के तौर पर उनको जो है माना जाता है और जनता के बीच उनको लेकर के एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि लोग उनको काफी पसंद करते नजर आते हैं। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, पंचायत प्रत्याशियों के घोषणा शपथ पत्र होंगे सार्वजनिक। निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश, सभी डीएम वेबसाइट पर जारी करेंगे शपथ पत्र। निर्वाचन आयोग ने जिला अधिकारी को जारी किया पत्र, शपथ और घोषणा पत्र को वेबसाइट पर भी किया जाए प्रकाशित। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं और सभी डीएम वेबसाइट्स पर शपथ पत्र भी जारी करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों को पत्र जारी भी कर दिए। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेश, पंचायत चुनाव भी राज्य में गतिमान हैं, किस तरह से तैयारियां जोरों शोरों से जारी भी हैं और किस तरह के अब निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि पंचायत चुनाव गतिमान है और ऐसे में उनकी प्रक्रिया जो है चल रही है, नामांकन प्रक्रिया के बाद अब फिर नाम पत्रों की जांच और नाम वापसी का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। लेकिन इसी बीच एक निर्देश जारी जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से किया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रत्याशी अपना घोषणा और शपथ पत्र देंगे उनको सार्वजनिक किया जाएगा। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर सभी डीएम को निर्देशित किया है कि सभी डीएम वेबसाइट पर जो है उनके शपथ पत्र और घोषणा पत्र को जो है वो सार्वजनिक करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति उनका किस क्षेत्र के किस प्रधान ने जो है या किस जिला पंचायत ने, किस क्षेत्र पंचायत के व्यक्ति ने किस तरह से इस पर जो है अपनी शपथ पत्र दिया है या घोषणा पत्र दिया है कि वो क्या कुछ आने वाले वक्त में जनता के लिए करेंगे, कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इसलिए उसका पत्र को जो है सार्वजनिक किया जाएगा, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी 12 जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे इस पर कार्रवाई शुरू कर दें। अंतिम सूची में शामिल प्रत्याशियों के शपथ पत्र और घोषणा पत्र को इसमें वेबसाइट पर शामिल किया जाएगा। तो यानी कि देखा जाए तो ये बड़ी पहल है, क्योंकि आमतौर पर जो है किस तरह के फैसले आगे जो है जीत के बाद लेंगे ये पता नहीं होता है, और उसके साथ साथ क्या वो उनके लिए घोषणा कर रहे हैं ये सभी को जानकारी नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से ये वेबसाइट पर सार्वजनिक होंगे तो आमजन भी देख पाएंगे कि आखिरकार किस क्षेत्र के किस प्रधान पद के लिए जो उम्मीदवार हैं या क्षेत्र पंचायत के लिए हैं या जिला पंचायत सदस्य के लिए हैं, उन्होंने किस तरह का शपथ पत्र घोषित किया है, किस तरह से उन्होंने जो है उनके लिए घोषणाएं की हैं। तो ये तमाम चीजें सार्वजनिक होंगी तो निश्चित तौर पर सब देख पाएंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद प्रदेश में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन आज भी प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर नजर आने लगी है और कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें आज भी बरसात में पानी टपकता है। ऐसे में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से स्कूलों के हालात को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है। मंत्री धन सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दोबारा से जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई महेंद्र भट्ट जी को, किस रूप में आप देख भी रहे हैं, क्या कहें? देखिए, महेंद्र भट्ट जी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत अनुभवी हैं और उनके नेतृत्व में देखा होगा आपने कि हम सभी चुनाव जीते हैं। मैं केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं कि उन्होंने उनको फिर यहाँ प्रदेश सदस्य के लिए नामित किया है और आज देख रहे होंगे आपकी पूरा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। आज सब लोग जो है आज उनकी फिर ताजपोशी हुई है। मैं कह सकता हूँ कि पंचायत चुनाव भी और भविष्य में जब 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे उनके नेतृत्व में हम एक अच्छे मत से चुनाव जीतेंगे। सर, स्कूल भी बच्चों के खुल गए हैं, लेकिन कुछ स्कूलों की हालत जर्जर भी बताई जा रही है। ऐसे में क्या निर्देश आपकी तरफ से दिए गए इस हैं? बार आपने देखा होगा कि हमने लगभग 2000 से ज़्यादा स्कूलों को ठीक किया है। अब जितने भी स्कूल बच गए हैं उनके लिए इस बार हम पैसा दे रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले साल तक अब स्कूलों की हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो जिला प्रशासन को हमने कहा है कि बच्चों को जो है ठीक ठाक स्कूलों में या अगल बगल के स्कूलों में शिफ्ट करना। सर, स्वास्थ्य क्षेत्रों में किस तरह से कार्य हो रहा है आगे? देखिए, आप देख रहे होंगे कि अभी हमने 2 उप जिला चिकित्सालय बनाए, अभी थराली को उप जिला चिकित्सालय बनाए, कपकोट को उप जिला चिकित्सालय बनाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हमारे राज्य में हो रहे हैं। सर, चारधाम यात्रा भी लगातार क्योंकि जारी है और आपदा जैसे हालात भी कई बार बनते बिगड़ रहे हैं, क्या कुछ? चारधाम यात्रा में इस बार आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था स्वास्थ्य की तरफ से है और अभी चूँकि मानसून आ गया है हमारे प्रदेश में, मैं यात्रियों को यही कहना चाहता हूँ कि वो जो है बहुत धैर्य के साथ यात्रा करें और कहीं पे भी अगर लगता है कि कोई दिक्कत है तो निकटतम हॉस्पिटल में वो ज़रूर जाएं ताकि उनका इलाज भी वहाँ पे हो सके। और वैसे तो चारधाम यात्रा में हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं कर रखी हैं, किसी भी यात्री को कोई दिक्कत वहाँ नहीं होने वाली। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। धन सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि राज्यों के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।
राज्य के किसानों की आय कितनी दोगुनी हुई है वो तो किसान ही जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड के कृषि मंत्री की तरफ से किसानों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, इसको लेकर हॉर्नबिल टीवी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत भी की है। गणेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दोबारा से नई जिम्मेदारी दी गई, किस रूप में आप देख भी रहे हैं महेंद्र भट्ट जी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और एक एबीपी के कार्यकर्ता के रूप में महेंद्र भट्ट जी ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और एक बार फिर विश्वास जताते हुए केंद्र ने फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है और जिसका उनका व्यवहार सरल व सौम्य है, मुझे पूरा भरोसा कि जिस प्रकार पूर्व में आपके और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सारे चुनाव जीते हैं, हम जिला पंचायत का चुनाव भी जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे और एक बार मैं आपको एक बार फिर जिम्मेदारी मिलने के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सर, पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों मैंने की? कहा भारतीय जनता पार्टी तो हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। जिस प्रकार पूर्व में हमने चुनाव जीते हैं, पंचायत चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी। किसानों के लिए लगातार कार्य भी, क्योंकि आपकी सरकार कर रही है, 2 बार तो केंद्रीय मंत्री ही दौरा कर चुके हैं, किस तरह से आप दोगुनी आय करने के लिए कार्य कर रहे देखिए, आज समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और किसानों के लिए जितना इस मोदी सरकार ने किया है उतना आज तक नहीं हुआ, तो किसान तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के हैं? साथ बस अंतिम सवाल मेरा ये है कि चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है, क्या निवेदन आप यात्रियों से करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से मौसम बिगड़ रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो अनावश्यक यात्रा से लोगों को बचना चाहिए। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए गणेश जोशी जी हमारे साथ थे, जो कि राज्यों के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन भी जिले के सभी ब्लॉकों तथा जिला पंचायत परिसर में प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिली। जिला पंचायत सदस्य पद के आरओ और मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर वी.के. यादव ने बताया है कि नामांकन प्रक्रिया को लेकर कुल 19 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर कुल 51 नामांकन पत्रों की बिक्री भी की गई है। बताया गया है कि अब तक 204 नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है। कुल 26 लोगों ने अब तक कई सीटों पर नामांकन भी कर लिए हैं। मैंने 82 थलीसैंड वार्ड से आज जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के रूप में प्रतिभाग लिया है। मैं समस्त जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वह यह मैसेज मुझ तक पहुँचाया गया कि आप लड़िए और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करिए। सर, मैंने जिला पंचायत बाज से यहाँ से नॉमिनेशन लिया है और मेरा रोड, बिजली, पानी, इसका उद्देश्य हमेशा रहेगा और मैं रोड, बिजली, पानी, ये सभी मतलब विकास कार्य उसमें मतलब मैंने सबसे पहले 3082 थलीसैंड से नॉमिनेशन किया है और मेरे सबसे पहले वो प्राथमिकता ये रहेगी कि जैसे विकास की राह पे रहेगी, जिससे हमारा जो क्षेत्र है वो एक मिसाल बन सके लोगों के लिए। जैसे धन सिंह रावत जी ने, मैं माननीय धन सिंह रावत जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ जैसे इंसान के लिए मतलब इतना अच्छा कार्य किया है कि मुझे आगे महिलाओं के लिए योजनाएं लाने के लिए और उनको अच्छी राह पे उनके विकास के लिए मुझे आगे बढ़ाया है। आज 51 नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री हुई है जिला पंचायत सदस्य के लिए और 19 लोगों ने अपना नाम निर्देशन पत्र भर के यहाँ कार्यालय में हमको उपलब्ध कराया। तो इस प्रकार से 204 नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री हो चुकी है अब तक और 26 लोगों ने अपने नाम निर्देशन पत्र यहाँ कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा कर दिए हैं। हम लोग सभी को फैसिलिटेट कर रहे हैं प्रत्याशियों को, तो उसके हिसाब से 204 प्रत्याशियों ने अभी तक नाम निर्देशन पत्र हमसे क्रय किए हैं और 26 लोगों ने जमा किए हैं। हमने उनको जो निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करे जाने हैं उसका भी उनको फार्म उपलब्ध करा दिया है। वाहन की अनुमति के लिए भी उनको प्रपत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो हमारी तरफ से प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। सभी को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए हम लोग पूरी तरह कटिबद्ध हैं। ये हमारी बेटी है, आप जो है विक्रम सिंह रावत मेरे विक्रम भैया बहुत ही सगे दोस्त हैं, हम एक साथ पढ़े लिखे हैं और जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15 सालों से
विकास का तो जो निरंतर नारा दिया जा रहा है वो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता वहां पर है, पिछले 15 सालों से नेतृत्व विहीन हो गया था थलीसैंण। इसलिए इस समय जो है हमें एक प्रगाढ़ नेतृत्व की जरूरत है, और वो जो है प्रिया रावत दे सकती हैं, और उनके साथ जो है विक्रम भैया ही थलीसैंण को जो है एक बहुत बढ़िया नेतृत्व दे सकते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि सरकार केवल अपने लोगों का विकास कर रही है, क्षेत्र का कोई ऐसा ज्यादा बड़ा विकास नहीं हो रहा। द्वाराहाट विकास खंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अच्छी खासी भीड़ ब्लॉक मुख्यालय में बनी हुई है। कल नामांकन पत्रों को दाखिल करने में सबसे अधिक प्रधान पद के 102 क्षेत्र पंचायत सदस्य के तौर पर 30 ग्राम सभा सदस्यों के 9 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। नामांकन पत्रों की खरीद और जमा करने के लिए 11 न्याय पंचायतों की 11 टेबल लगी हुई थी, जिसमें से उम्मीदवार नामांकन पत्रों की खरीद और जमा करने के लिए कतार में लगे हुए हैं। आज इसमें संख्या में भी इजाफा हो सकता है। लोहाघाट के कनेडी के प्रसिद्ध कालेश्वर मंदिर में आयोजित 4 दिवसीय देवी महोत्सव का देवी रथ यात्रा के साथ समापन हो गया है। प्रातःकाल पुजारी दीप जोशी ने मंदिर के गर्भगृह में विधिवत पूजा अर्चना भी की है। मंदिर में गोदान, कन्या पूजन और हवन भी किया गया। कनेडी कालेश्वर महोत्सव के आज समापन दिवस चतुर्थ दिवस में प्रातःकाल मंदिर में पूजन अर्चन किया गया और तदुपरांत कनेडी गांव से जवान कालेश्वर मंदिर में पहुंची और उसके बाद विहंगम रथ यात्रा यहाँ पर हुई और साथ ही कौमारी पूजन, गोदान और हवन आदि किया गया। इससे पूर्व लगातार 3 दिन तक हमारे कार्यक्रम आयोजित हुए लगातार, और आज समापन दिवस है। अधिकाधिक संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। विदित है कि कालेश्वर मंदिर अपनी ख्याति उसकी दूर दूर तक फैली हुई है। अटूट आस्था और विश्वास क्षेत्रीय लोगों का कालेश्वर मंदिर के प्रति है और यहाँ पर लोग शीश नवाने आए। बहुत अधिक संख्या में लोगों ने यहाँ पर शीश नवाया और साथ ही भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक यहाँ पर उपस्थित रहे मुख्य अतिथि के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर अभी से ही राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम धामी भी बैठकें कर रहे हैं, लेकिन इधर सरकार के एक आदेश पर राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। नेम प्लेट लगाने के आदेश का जिला प्रशासन पालन करवा रहा है, तो विपक्ष कह रहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से गंभीर हैं। यही वजह है कि हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री ने कांवड़ मेले 2025 को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और व्यवस्थाओं को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि इस बार की यात्रा भव्य और दिव्य होगी, इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसे लेकर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाए और पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। आगामी जो मेला है उसकी और अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छा उसकी तैयारियां हों, उसके निमित्त यहाँ पर बैठक की गई सभी विभागों ने। और जो इस कांवड़ मेले के संचालन में जिन जिन जिलों की भूमिका होती है उन सभी ने अपने अपने स्तर पर अच्छी तैयारियां की हैं। प्रशासन की दृष्टि से भी, सरकार की दृष्टि से भी हमारी पूरी मशीनरी, पूरा हमारा प्रशासन, हमारे सभी अधिकारीगण मेले की तैयारियों के लिए पूरी गंभीरता से लगे हुए हैं। और आने वाला हमारा कांवड़ मेला बहुत अच्छा होगा। आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिले, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा से, चाहे 4 धाम यात्रा हो या हमारे राज्य की कोई भी धार्मिक यात्रा हो या कांवड़ मेला हो, सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी सबकी सुरक्षा को लेकर रहती है। उसी को लेकर आज भी बैठक की गई। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित सभी ढाबों और दुकान मालिकों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नेम प्लेट लगानी होगी, जिससे उनका पूरा नाम, फोटो, पहचान पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र शामिल होगा। अगर किसी दुकान या ढाबे ने इस आदेश का पालन नहीं किया
तो उस पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब इसे लेकर हरिद्वार में विभाग ने काम भी करना शुरू कर दिया है। आदेश प्राप्त हुए हैं कि जो कांवड़ यात्रा है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। तो उसमें यही है कि जो लोग आ रहे हैं वो लाइसेंस लेकर काम करें। जो दुकानदार हैं, 2 तरह की दुकानें, तो परमानेंट जो दुकानें हैं उसमें हम लोगों का निरीक्षण चल रहा है लगातार कि सब लोग जो है सफाई व्यवस्था रखें, लाइसेंस लें और लाइसेंस को डिस्प्ले भी करें ताकि किसी को कोई शिकायत वगैरह करनी हो, कोई किसी के खाद्य पदार्थों में कुछ हो तो शिकायत में लाइसेंस की डिटेल रहें। उसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो 11 तारीख को जब शुरू होगी तब आते हैं, तो उसमें भी हमारा ये है कि सब लोग जो आ रहे हैं प्रशासन से अनुमति लेकर आएँ, बैठे खड़े हों और हमारे यहाँ भी रजिस्टर कराएँ। तो रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन हो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है सरकार द्वारा। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोबाइल पर ऐप है, उससे भी कर सकते हैं कि CHC सेंटर जाकर करा सकते हैं, विभाग से मदद ले सकते हैं, तो कराएँ उसको और जो रजिस्ट्रेशन है उसको डिस्प्ले करें। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को सर्वोपरि मानते हुए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार यात्रा मार्गों में खाद्य दुकानदार या फेरी वाले गुमनाम रहकर कारोबार नहीं कर पाएंगे। अब हर दुकान, ढाबा, ठेली व फूड लाइसेंस इन्हें दिखाना अनिवार्य होगा। जो व्यापारी नियम नहीं मानेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। खाद्य विभाग को और हमारे जिला प्रशासन को और सभी लोग जो मेले की संचालन में लगे उनसे हमने विशेष रूप से कहा है कि इसकी निगरानी रखें। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का एक विश्वास होता है, और देवभूमि में भी यदि हरिद्वार पहुंचे तो लोगों का मन माँ गंगा का स्मरण करते ही ऐसा ध्यान आता है कि आचमन करने से ही सारी शुद्धता प्राप्त हो जाती है, सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। थूक जहाज जैसी घटनाएं पहले के समय में आई हैं, उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को भी कहा है। इससे पहले हरिद्वार में भी संत समाज ने एकजुट होकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा कोई पर्यटन नहीं, ये सनातन तप और आस्था की यात्रा है और इसमें किसी भी अपवित्रता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मांग है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर गैर हिंदू व्यापारियों और सेवा शिविर संचालकों की भागीदारी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। संतों का कहना है कि बीते वर्षों में प्रसाद में मिलावट, आपत्तिजनक वीडियो और संदिग्ध गतिविधियों ने कांवड़ यात्रा की आत्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। कि कांवड़ यात्रा हिंदू समाज की बड़ी श्रेष्ठ यात्रा है, जिसमें लाखों लोग तपस्या करते हैं, श्रद्धा भावना के साथ गंगा जल को ले जा करके भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। तो यह बड़ी पवित्र यात्रा होती है। लोग क्या करते हैं, नाम छिपा करके, अपना बोर्ड छिपा करके और उसमें जिहाद करते हैं। पिछले दिनों आया है थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम सभी संतगढ़ भी, हरिद्वार वासी भी उनका बहुत स्वागत करते हैं और वास्तव में यही इसी प्रकार वो अपने धाकड़ मुख्यमंत्री होने की जो प्रमाण है वो निरंतर देते आए हैं और देते रहेंगे। अब उत्तराखंड के लोगों को ऐसा विश्वास है। इधर इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया। सूर्यकांत धस्माना याद दिला रहे हैं कि पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसे ही आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर फटकार लगाई थी। धस्माना ने भाजपा पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकारें जनहित के मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए ऐसी नीतियां लाती है। देखिए, कांवड़ यात्रा के संबंध में उत्तराखंड सरकार ने जो आदेश किया, उस आदेश के संबंध में कांग्रेस का साफ साफ ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ऐसा ही तमाशा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा भी था, उस आदेश पर रोक भी लगाई थी। अब उत्तराखंड की सरकार उस आदेश को कर रही है। कांवड़ यात्रा में आप देखेंगे, कांवड़ यात्रा में कोई भी आदेश ये निकालते रहे, किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करते रहे। पूरे कांवड़ रूट में जितने गांव हैं, हिंदुओं के गांव हो, मुसलमानों के गांव हो, कांवड़ यात्रा जैसे पहले शांतिपूर्ण तरीके से होती थी वैसे ही कांवड़ यात्रा होगी। सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी या कुछ और है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन
ये पूरी तरह से सच है कि हाल ही के वर्षों में सोशल मीडिया पर कई दुकानदारों की वीडियो वायरल हुए, जिसमें लेकर इसे सवाल उठे। ऐसा अक्सर होता है कि लोग दुकानों का नाम बदल कर रखते हैं, जिसकी वजह से सच्चाई आने पर कई बार मारपीट तक हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।